नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया, शोर थम गया, हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर चुका है। तो कौन जीत रहा है दूसरे चरण की बाजी? 122 सीटें जो दांव पे लगी हुई है, उसका असली मालिक कौन बनने जा रहा है, इस पर हम आएंगे। लेकिन बड़ी खबर कि चंद्रबाबू नायडू के जो पुत्र नोरा लोकेश आए थे, उनके आने का मतलब क्या था? तो क्या ये राज खुल चुका है? हम आपको बताएंगे कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे के पटना आने का असली मकसद क्या था। मुकेश सहनी को लेकर भी चौंकाने वाली खबर आ रही है। इधर चुनाव प्रचार का शोर खत्म हुआ, उधर मुकेश सहनी को लेकर एक बड़ी खबर आ गई। तो एक एक कर हम सारी खबरों पर आएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे कि आखिर नोरा लोकेश क्यों आए पटना, बिहार से उनका क्या लेना देना। बिहार की एकाध विधानसभा सीट भी वो जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, और भी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन। आखिर मकसद क्या था? देखिए, पूछिएगा बीजेपी वालों से, कहेंगे कि एनडीए को एकजुट दिखाना था। तो क्या एनडीए बिखर चुका बिहार में? उसको दिखाने के लिए चंद्रबाबू नायडू के बेटे को आना पड़ा। एनडीए में तो बहुत सारे सहयोगी हैं, वो लोग क्यों नहीं आए? केवल चंद्रबाबू नायडू के ही पुत्र क्यों आए? अगर आपको एकजुटता ही दिखानी थी तो जितने घटक दल हैं सबके लोग आ जाते पटना में, एक साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हो जाती, मैसेज आता कि एनडीए पूरी एक साथ है। ये आई वास वाला स्टेटमेंट क्यों पता नहीं, जब पटना में रहते हुए प्रधानमंत्री की रोड शो में मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं, ललन सिंह जाते हैं, इसके बावजूद एनडीए की एकजुटता का ये दिखावा करना क्या समझ में आता है, पता नहीं। तो हम आपको बताएं एक खास संदेशा, जो हमने कल भी कहा था। एक संदेशा आया है नीतीश कुमार के नाम, और चंद्रबाबू नायडू ने दो तरफा मार की है। भाजपा को भी ये मैसेज दिया कि आपको ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, और नीतीश कुमार को मैसेज कि आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम लोग हैं आपके साथ। तो 14 के बाद जब ईवीएम खुलेगा 14 को, उसके बाद की जो सियासत होगी, उसके बाद की जो राजनीति होगी, उसमें चंद्रबाबू नायडू ने अपना पासा फेंक दिया है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली की जो सियासत है उसमें अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं, रिलेवेंट बनाए चाहते हैं। तो इसके लिए अपने किसी दूत को नहीं भेजकर अपने पुत्र को ही भेज दिया पटना कि जाइए बात कर आइए। तो वो बातचीत हो गई, वो लौट भी गए हैं। लेकिन नीतीश खेमा बड़ा खुश है कि चलिए, अब तो चंद्रबाबू नायडू भी का भी संदेशा आ गया, अब क्या झुकना है, अब क्या डरना है। जनता तो समर्थन दे ही रही है। 14 को हम लोग फैसला करेंगे कि डिप्टी सीएम कौन होगा, सम्राट चौधरी होंगे या फिर तेजस्वी यादव होंगे। मुख्यमंत्री में तो कोई दुविधा है ही नहीं। डिप्टी सीएम कौन होगा, इसका भी फैसला तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही करना है। तो सीमांचल की कितनी सीटों पर क्या हो रहा है, देखिए। सीमांचल में और मिथिलांचल में, जहां से बड़ी उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को कि वो रिकवर करेगी पहले चरण के लिए, लेकिन वो रिकवर होता हुआ नहीं दिख रहा है। 2020 में 12 सीटें सीमांचल की एनडीए ने जीती थी, 7 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी। इस बार क्या हो रहा है? ठीक उल्टा इसका हो रहा है। इस बार सीमांचल में चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह है एआईएमआईएम का कमजोर पड़ जाना। एआईएमआई के कमजोर पड़ने से मुस्लिम वोटों की गोलबंदी तेजस्वी यादव के खेमे में हो चुकी है, कांग्रेस के खेमे में हो चुकी है। और जो 4-5 सीटें जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, धमदाहा, अमोर, पूर्णिया, रुपौली और कोचा दामन, ये 5 सीटों पर समझिए कि काफी आगे निकल चुका है महागठबंधन। तो ये आंकड़ा बदलने वाला है, क्योंकि जब
AIMIM का फिगर देखिए क्या स्थिति है। अमौर में लड़खड़ा रहे हैं इख्तर उलमा, जो AIMIM के हेड है। अमौर में उनकी स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही है। अभी समय है, शायद 24 घंटे में कुछ रिकवर कर जाए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। मिथिलांचल में क्या हुआ, मधुबनी में क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्गगढ़ है एनडीए का, जनता दल यूनाइटेड का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां क्या हो रहा है उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए 10 सीटें मधुबनी की, एनडीए वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस था 2020 का, लेकिन बाबूबरही में क्या हो रहा है? अरुण कुशवाहा की चमक धमक जादू चल रहा है बाबूबरही में। मीना कामत जदयू की देखती रह जा रही है। मधुबनी में समीर महासेठ वर्सेस माधव आनंद, समीर महासेठ का पलड़ा भारी दिख रहा है। बिस्फी आसिफ मोहम्मद आरजेडी के, बचौल साहब फंस गए हैं। अगर संजय मिश्रा जो जनसुराज से खड़े हुए हैं, अगर 5000 वोट भी ले आते हैं तो हरभूषण ठाकुर बचौल का जीतना लगभग असंभव हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है राजनगर में, झंझारपुर में अच्छी स्थिति में है वहां बीजेपी, लेकिन फुलपरास में कांटे की टक्कर है। शीला मंडल और सुबोध मंडल में, हरलाखी में समझिए कि कांटे की टक्कर है। लोकहा सीट में आरजेडी आगे दिख रही है, खजौली में आगे दिख रही है, बेनीपट्टी में एक जो कहे कि 3 तरफा मुकाबला बेनीपट्टी में आप देख सकते हैं। अररिया में क्या हुआ, अररिया की सीटों में क्या हो रहा है? अररिया से जो खबरें हैं वो यही है कि कांग्रेस के जो है अबिदकर रहमान वो आगे चल रहे हैं अररिया में। सगुफ्ता अजीम कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिख रही हैं। शिवदीप लांडे भी वहां खड़े हुए हैं, लेकिन इन प्रत्याशियों का क्या है आप समझ सकते हैं। वहां एसपी रहे हैं वो, लेकिन वोट अलग चीज है, प्रशासन अलग चीज है। नरपतगंज में अनिल यादव, नरपतगंज की हम बात कर रहे हैं, अनिल यादव निर्दलीय लड़े हैं, सबसे आगे है। बीजेपी की देवेंद्र यादव और मनीष यादव आरजेडी के देखते रह जा रहे हैं, और अनिल यादव लगता है कि बाजी मार ले जाएं कहीं नरपतगंज से, काफी आगे हो गए हैं वो। जोकीहाट में लगता है कि जनसुराज का खाता खुलेगा सीमांचल के इलाके में, और सरफराज का पलड़ा वहां भारी दिख रहा है। बहुत सारी सीटें हैं जहां पर रिजल्ट 2020 में कुछ हुआ, अब कुछ होने जा रहा है। बांका की सीटों पर क्या हो रहा है, जमुई के सीटों पर क्या हो रहा है? 4 सीटें हैं, कहा जा रहा है कि 2-2 का आंकड़ा आ जाएगा जमुई में। बांका में कम से कम जो अगर जीतेगी महागठबंधन तो 3 सीटों पर कह रहे हैं कि वहां लोग जीतेंगे। बांका का भी आपको आंकड़ा हम बता देते हैं कि बांका में क्या हो रहा है, क्योंकि इस सब ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीद थी कि अच्छा होगा। देखिए बांका से जो खबरें हैं उसमें बांका प्रॉपर में जो है महागठबंधन आगे चल रहा है। बेलहर में बहुत ही क्लोज फाइट है। अमरपुर में कांग्रेस आगे चल रही है। कटोरिया में आरजेडी आगे है। धोरैया में आरजेडी आगे है। मतलब ये सब ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन आगे दिख रहा है। अब जो वोटिंग होगी 11 तारीख को, तब तस्वीरें और साफ होगी, लेकिन चुनाव प्रचार के दौर में खबरें यही है कि इन सब सीटों पर आगे चल रहा है। कहलगांव में बड़ा कड़ा मुकाबला है। पवन यादव निर्दलीय होकर तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गोपालपुर में बुलू मंडल की स्थिति अच्छी है जनता दल यूनाइटेड की। तो बहुत सारी सीटें हैं, बहुत लंबा समय लगेगा, 122 सीटें कम नहीं होती, लेकिन जो खास खास सीटें हैं उसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वहां पर जो उम्मीद थी कि एनडीए रिकवर करेगा। देखिए 67 सीटों पर, जो 122 सीटें हैं उसमें 67 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी और 50 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। इसका मतलब 17 सीटें ज्यादा जीत हुई थी एनडीए की 2020 के चुनाव में। लेकिन जो खबरें हैं, जो फीडबैक है, वो यही कहता है कि इस बार ये दूरी खत्म होने वाली है।
जो 17 सीटों की बढ़त थी उसको बनाए रखना एनडीए के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर है। तो खैर इंतजार करिए 11 तारीख की वोटिंग का, उस दिन भी बहुत तस्वीर साफ होगी, हम आपको बताएंगे, और 14 को तो नतीजे ही आ जाएंगे। मुकेश सहनी को लेकर खबर है कि भाजपा के एक बड़े नेता के संपर्क में हैं, पहले भी संपर्क में थे, लेकिन डिप्टी सीएम का जब से ऑफर मिला है तब से उन्होंने थोड़ी सी अपनी गति कम की है। लेकिन कहा जा रहा है कि आज शाम से एक बार फिर एक्टिव हुए हैं। भाजपा के एक बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। बहुत सारे ट्वीट चल रहे हैं सोशल मीडिया पर मुकेश सहनी को लेकर कि मुकेश सहनी के दिल में बहुत सारी बातें आ रही है, बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, कुछ भी फैसला कर सकते हैं मुकेश सहनी। और फैसला क्या कर सकते हैं ये आप और हम समझ सकते हैं, क्योंकि इधर खुद आप लोगों ने देखा होगा कि जो महागठबंधन में जो उनको इज्जत सम्मान पहले मिलता था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, कारण इसका जो भी रहा। तो इसका एक अफसोस मुकेश सहनी के कैंप को है, इसीलिए लगता है कि भाजपा की तरफ भी कोई ना कोई दरवाजा उन्होंने खोला है। भाजपा के एक बड़े नेता मुकेश सहनी के संपर्क में है, फैसला मुकेश सहनी को करना है। तो स्वाभाविक है फैसला तो अब 14 के बाद ही लेंगे, नंबर देख के देंगे, किसको कितना नंबर आया है तभी फैसला होगा, क्योंकि इधर तो डिप्टी सीएम वो घोषित हो ही चुके हैं। अगर नंबर ठीक ठाक रहा महागठबंधन का तब तो पाला बदलने का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन अगर कहीं नंबर 19-20 हुआ तो समझिए कि मुकेश सहनी पर सबको नजर रखनी पड़ेगी कि 14 के बाद वो करेंगे क्या। तो चंद्रबाबू नायडू ने अपनी सियासत की है, मैसेज भाजपा को भी दिया है और नीतीश कुमार को भी दे दिया, और सीमांचल की 122 सीटों पर जो कांटे की लड़ाई है उसमें लगता है महागठबंधन कहीं ना कहीं आगे निकल रहा है, और जो 17 सीटों का अंतर था उसको बहुत हद तक पाटने की स्थिति में है। और मुकेश सहनी 14 तारीख के बाद उन पर नजर रखिए। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।